चलो सबको हैप्पी धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, JIB CIB सबको हैप्पी हैप्पी। तो क्लास शुरू कर देते हैं बिना देरी करे हुए। देखिए, बैंकर्स स्पेशल रिलेशन। तो अभी जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में कस्टमर और बैंकर की रिलेशनशिप की बात तो हुई थी। कस्टमर और बैंकर की रिलेशनशिप की बात तो हुई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल रिलेशनशिप की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ स्पेशल रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो उसमें रिलेशनशिप में सबसे पहले मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है एक तरह का आदेश, समझ लीजिए आप, ठीक है, अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, गार्निशी ऑर्डर, बैंकर्स लियन, राइट ऑफ सेट ऑफ की डेफिनेशन और राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। काफ़ी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरह पढ़ी भी हैं, ये सब तीन तीन चीज़ें, और बार बार इसका नाम भी आ रहा है, लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे उसमें पूरी चीज़ों को कवर करते हुए पढ़ेंगे। और ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप कहीं मिस करते हैं, और जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन पैदा कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैंडेट की बात करते हैं। मैंडेट, मैंने बोला, एक तरह का आदेश होता है। अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट में ऑथराइज, जिसको मैंने बोला एक आदेश होता है, अनदर पर्सन टू ओपन एंड ऑपरेट एन अकाउंट ऑन हिज बिहाफ। दिस अथॉरिटी कैन बी ग्रांटेड बाय अ मैंडेट और अ पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऐसे कुछ आदेश को वो करना एक मैंडेट कहलाता है, या उसे हम पावर ऑफ अटॉर्नी भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टेक्निकल डिफरेंट है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अ मैंडेट इज एन अथॉरिटी गिवन बाय द अकाउंट होल्डर इन फेवर ऑफ ए थर्ड पर्सन टू डू सर्टेन एक्ट्स ऑन हिज बिहाफ। तो सिंपल बात होगी, सबसे पहले बात तो आ गई यहाँ पे बाय द अकाउंट होल्डर, यानी एक अकाउंट होल्डर जो है, यहाँ बैंकिंग के टर्म्स मैंडेट की बात आ रही है। अकाउंट होल्डर किसी थर्ड पार्टी के फेवर में कुछ सर्टेन चीजें करने के लिए, सर्टेन थिंग्स को, एक्ट्स को करने के लिए एक जो अथॉरिटी देता है उसको हम मैंडेट बोलते हैं। दिस इज इशूड बाय एन अकाउंट होल्डर विद डायरेक्शन टू हिज और हर बैंकर ऑथोराइजिंग द पर्सन। अब देखो यहाँ पे देखो ना, विद डायरेक्शन टू हिज और हर बैंकर, यहाँ पे वो अपने बैंकर को कहता है कि मैं इस बंदे को, इस पर्सन को अपना अकाउंट ऑपरेट करने, अपने बिहाफ पर अपना अकाउंट ऑपरेट करने की पावर दे रहा हूं। द फॉलोइंग आर द सेलेंट पॉइंट ऑफ द मैंडेट। के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि दैट ही हैज ऑथराइज्ड अ पर्सन, जिसको हम मैंडेटी बोल रहे हैं, टू ऑपरेट द अकाउंट ऑन हिज बिहाफ, ठीक है, और बैंक को इन्फॉर्म करेगा। दूसरा क्या है, द सिग्नेचर्स ऑफ द मैंडेट आर ऑब्टेन्ड इन द मैंडेट लेटर आर वेरीफाइड बाय द कस्टमर। द मैंडेट इज नॉर्मली इश्यूड फॉर ए शॉर्ट एंड टेम्परेरी पीरियड। तो कभी कोई बाहर चला गया है, कुछ विशेष बात है तो उसमें, और ये जो मैंडेट की बात अगर हम करें तो अक्सर जो गवर्नमेंट ऑफिस के अकाउंट होते हैं उसमें काफ़ी काम करता है। अ मैंडेट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस। अब क्या बात है यहाँ पे, मैंडेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो हमने बताया कि जो ऑफिसर्स में अक्सर काम करता है, तो उसको वहां पर उन्होंने एक थोड़ा सा एक थिन लाइन डिफरेंस कर दिया है और बोल दिया है कि मैंडेट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन एक आदेश दे रहे उसी तरह का है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम मैंडेट की बात करें तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए मना है। इंस्टीट्यूशन के लिए प्रॉपर क्या चीज है, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये बड़ी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। In the case of joint account holder, all customer must sign the mandate irrespective of the operational instruction, while in the case of the partnership firm, all partners should sign the mandate letter. इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, जो एक स्वयं सहायता समूह SHG होते हैं उसमें भी लगभग इसी तरह का होता है कि उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ सर्टेन लोग होते हैं, ठीक है। अ मैंडेट सीजेस टू बी वैलिड ऑन डेथ। क्या हुआ, ए मैंडेट सीज माने होता है कि उसकी पावर सीज करना होता है, खत्म कर देता है। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में वो मैंडेट को खत्म कर देता है। अ मैंडेट कैन बी विड्रॉन एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर।
और कभी भी वो अकाउंट होल्डर उसको विड्रॉ कर। तो अब जब आपके में क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन अगर इसमें से आता है कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अ मैंडेट, ठीक है, इस तरह का। अब इसमें बात करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की। जो लोग बाद में आए हैं, ममता, वीरेंद्र, क्लास पर जैसे स्टार्ट हुई है 9 बजे से थी, माधुरी, परिधि, द्वारिका, सोनू, ठीक है, चलो गुड इवनिंग। आप लोग अपनी दिवाली यहाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी दिवाली आप लोगों के साथ मना रहा हूँ। चलो, पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इट इज ए डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड बाय वन पर्सन इज कॉल्ड डोनर। अब देखना, पावर ऑफ अटॉर्नी जो देता है उसको डोनर, ठीक है, या उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन कॉल्ड डोनी। तो जो डोनर है वो देने वाला है, और डोनी जिसने ली है पावर ऑफ अटॉर्नी। और एजेंट, तो यहाँ पे क्या बोला, इसका दो नाम है। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये जब हमने रिलेशनशिप की बात कर दी थी, तो प्रिंसिपल वर्सेस क्या होता था, एजेंट। तो प्रिंसिपल को अगर यहाँ पे डोनर बोला हुआ है, तो यहाँ डोनी को क्या बोला हुआ है, एजेंट बोला हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब पहला वाला, इसके बिहाफ पे काम करना, पर अथॉरिटी गिवन बाय द डॉक्यूमेंट, और जैसी उसको अथॉरिटी डॉक्यूमेंट के द्वारा दी गई है। तो अब उसमें क्या है, क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के सेलिएंट फीचर है। टू टाइप ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी आर जनरली ग्रांटेड, एक होता है जनरल, एक होता है स्पेशल। जनरल को बोलते हैं हम आम, अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो तो मुख्तारे आम बोलते हैं, मुख्तारे आम और मुख्तारे खास। ये मतलब हिंदी में भी क्या, मतलब एक उर्दू अरबी टाइप में से आप समझ लीजिए इसको, मुख्तारे आम बोलते हैं पावर उसको, ठीक है, और मुख्तारे खास। पावर ऑफ अटॉर्नी का जो हिंदी या जो उर्दू वर्ड है, जो कानून की भाषा में वर्ड हम यूज करते हैं, वो ये है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी इज इश्यूड फॉर एक्टिंग इन मोर देन वन ट्रांजेक्शन। जनरल पावर ऑफ इसे, तो उसमें क्या, एक से ज्यादा काम अगर आपको कराने हैं तो जनरल। कन्फर्स वेरी एक्सटेंसिव पावर टू डोनी। स्पेशल और लिमिटेड पावर ऑफ अटॉर्नी इज इश्यूड फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड ऑफन सिंगल ट्रांजेक्शन। तो अभी बात है, कई बार क्या होता है, एक सिंपल काम के लिए अगर दी जाए, संजय जी ने बोला उर्दू वर्ड है, ठीक है, चलो गुड। बाकी जो लोग आ गए उनको गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, धनतेरस, सारे, ठीक है। अब आगे आता है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी गिव्स पावर टू साइन चेक्स, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक, टू साइन बोरोवल डॉक्यूमेंट। देखो ये भी ध्यान रखना कि कोई किसी के बिहाफ पे लोन भी ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। जनरल की बात करें, इट इज स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द प्रेजेंस ऑफ नोटरी पब्लिक, मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल अथॉराइज टू दो। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल में कहना है कि जब कोई अधिकारी इधर से उधर जाता है छुट्टियों में, तो उस समय यूज करता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी मस्ट साइन एज, क्या है, पर, प्रो, साइन और कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी, ठीक है। पावर ऑफ होल्डर मस्ट साइन एज, तो इस तरह साइन करता है, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग फर्म में कहते हैं फॉर समथिंग समथिंग, तो ऐसे ही जो इसकी जो मोहर होती है वो इस तरह से साइन करता है। द प्रिंसिपल कैन रिवोक द पावर ऑफ अटॉर्नी एट एनी टाइम फ्यूचर, तो वो जो भाई जिसने दी है, जो डोनर है, वो कभी भी जो है उसको वो कर सकता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी स्टैंड्स रिवोक बाय डेथ, ये वाली बात वहां पे भी आएगी, जो मैंडेट में वो कर रहा था वहां ये भी वो कर सकता है। हाँ जी, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब डेलीगेशन तो आपको पता है, अपनी पावरों को दूसरों को देना, डेलीगेट करना, ठीक है। इफ द होल्डर्स ऑफ ए जॉइंट अकाउंट वांट्स टू एम्पावर अ थर्ड पार्टी टू ऑपरेट द जॉइंट अकाउंट, द अथॉरिटी शुड बी साइंड बाय ऑल द, यानी अगर वो कई लोग हैं, किसी को भी जो जॉइंट अकाउंट वाले किसी थर्ड पार्टी को अगर ऑपरेट करने दे रहे हैं, तो सारे अकाउंट होल्डर कहेंगे हाँ मैं इसको करने दे रहा हूं, ठीक है। एनी अथॉरिटी परमिटिंग टू ऑपरेशन ऑन पार्टनरशिप अकाउंट बाय ए थर्ड पार्टी शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड टू ओपन। अब देखो,
अगर आप कंपनी के मामले में बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, वो बंदा होता है जिसको अकाउंट ओपन करने की और ऑपरेट करने की जो है पावर होती है। इट्स पॉसिबल ओनली इफ दैट पर्सन हैज स्पेसिफिक अथॉरिटी टू फर्दर डेलीगेट। तो पहली बात तो इसने बोला कि कंपनी के मामले में जो बंदा अकाउंट को ओपन और ऑपरेट कर सकता है उसी को ये पावर होती है वो किसी को डेलीगेट कर पाए। लेकिन उसके साथ साथ कंपनी एक्ट में ये उसके जो कंपनी के अपने जो रूल्स हैं उसमें ये होना भी चाहिए कि भैया ये बंदा किसी को फर्दर डेलीगेट कर सकता है। तो दो बातें आ गई, एक तो वो करेगा और उसके साथ साथ उसको पावर भी ये होनी चाहिए कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। द पावर ऑफ अटॉर्नी हैज टू बी एफिक्स्ड विथ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। अब वो जब भी कंपनी की बात आती है तो उसके साथ क्या है, उसकी जो कंपनी की मोहर वो भी होनी चाहिए। फिड्यूसरीज सच एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीगल गार्जियन कैन नॉट अपॉइंट एजेंट। अब देखो यहाँ पे तो ये एक तरह से होता है ना दिखावटी टाइप का, ठीक है। ऐसे लोग जिसको हम एग्जीक्यूटर बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं और लीगल गार्जियन, तो ये बेसिकली कंपनी के मालिक होते नहीं है, एक टेम्परेरी पीरियड के लिए ये कंपनी को संभाल रहे होते हैं। वो किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते, यानी किसी को अपनी जो पावर के रूप में वो किसी को भी ऐसा डेलीगेट नहीं कर सकते। एन अटॉर्नी कैन डेलीगेट हिज पावर अनलेस हिज पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशली प्रोवाइड्स फॉर द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है, जो अटॉर्नी है भाई, एक और अटॉर्नी हो गया तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, वो किसी को फर्दर डेलीगेट अपनी पावर को नहीं कर सकता अनलेस हिज पावर ऑफ अटॉर्नी स्पेशली प्रोवाइड्स द पावर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी जैसे मान लिया ए ने बी को दिया, बी सी को नहीं दे सकता। अब कब दे सकता है, जब उस समय में क्या हो, यहां पर स्पेसिफिकली प्रोवाइड यानी परमिट करनी चाहिए। अगर उसको परमिट करती तभी वो यहां आ सकती, नहीं तो नहीं आएगी। इन केस ऑफ मोर देन वन पर्सन हैज बीन ऑथराइज क्लियर इंस्ट्रक्शन अबाउट द ऑपरेशन ऑफ अकाउंट वेदर टू बी ऑपरेटेड जॉइंटली और सिंगली। यानी ऐसे मामले में जब जॉइंट अकाउंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा लोगों के अकाउंट होते हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि वो एक से ज़्यादा कौन कौन उसको अप्रोच ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अगली बात आती है गार्निशी ऑर्डर। अब आप समझ लीजिए गार्निशी ऑर्डर आपके एग्जाम में आने वाला, पूरे एग्जाम पेपर में कहीं ना कहीं ये वर्ड लिखा होगा, कहीं ना कहीं ये वर्ड लिखा होगा। और ये कौन इश्यू करता है, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट obtained by a judgment creditor। अब जजमेंट क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि कानूनी रूप से जब लीगल लॉ हुआ तो उसमें साबित हो गया इसको कुछ लेना है। अटैचिंग द फंड्स बिलोंगिंग टू अ जजमेंट। अब यहाँ पे अटैचमेंट ऑर्डर मत कर देना कोई, अटैचमेंट ऑर्डर डिफरेंट चीज है। फंड्स बिलोंगिंग टू अ जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर यानी जजमेंट जो उस जजमेंट में लिखा जाता है कि हाँ ये इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, ये जो भी है वो एक क्रेडिटर है और मिस्टर XYZ एक डेटर है। इन द हैंड्स ऑफ हिज डेटर इंक्लूडिंग अ बैंक हु इज कॉल्ड गार्निशी एडवाइजिंग नॉट टू रिलीज द मनी अंटिल डायरेक्टेड बाय द कोर्ट टू डू सो। अब देखो क्या, जो गार्निशी है यानी जो बैंक है, बैंक या जो भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, जिसके पास कुछ पैसा रखा हुआ है, किसके हाथ में रखा हुआ है, डेटर के हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। इंक्लूडिंग अ बैंक हु इज कॉल्ड गार्निशी एडवाइजिंग नॉट टू रिलीज, और वो कहता है कोर्ट गार्निशी को बोलता है कि भाई ये फंड रिलीज मत करना जब तक मैं ना कहूं। It is a process of law in favor of judgment creditor for a debt due for a judgment debtor यानी बैंक कस्टमर upon a third party for attachment। तो ये क्या कहता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जजमेंट क्रेडिटर जो डेट होता है, ड्यू होता है, उसको जिससे वो लेना होता है उस पर थर्ड पार्टी का एक अटैचमेंट लगाता है। द ऑर्डर इश्यूड अंडर द, अब ये देखो ये ध्यान रखना, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 21 रूल 46 ऑफ द एक्ट।
अ गार्निशी ऑर्डर सर्व्ड ऑन द बैंक अटैचेस द क्रेडिट बैलेंस, यहां ध्यान रखना, यहां पॉइंट आ गया क्रेडिट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर नेम्ड, कस्टमर के नाम के क्रेडिट बैलेंस टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर, जैसा कि उसमें ऑर्डर में कहा गया है। इफ नो अमाउंट इज स्पेसिफाइड द ऑर्डर अटैचेस ऑल सम्स ओइंग, देखो ये केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया कि भैया उसमें अमाउंट ही नहीं लिखा हुआ, तो कहता है अटैचेस ऑल सम्स ओइंग द एक्रूइंग टू द कस्टमर एज ऑन द डेट एंड टाइम इट इज सर्व्ड एंड रिसीव्ड बाय द बैंक। तो गार्निशी ऑर्डर का ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गार्निशी ऑर्डर में जितने भी, चलिए बफरिंग तो नहीं हो रहा, मुझे डर लग रही थी कहीं बफरिंग हो रही है करके, आप लोग क्लियर करिए बफरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये बात कर रहे थे कि इस प्रोसेस में अ गार्निशी ऑर्डर सर्व द बैंक अटैचेस द क्रेडिट बैलेंस होता है पहली बात, और वो कस्टमर के नेम में होना चाहिए। चलो सब ठीक है तो चल रहे हैं ना। पार्टिबल सुपारी, क्या क्वेश्चन पूछा था आपने सर, हेयर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर रिगार्डिंग गार्निशी ऑर्डर। चलिए जो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, कि ऐसे मामले में गार्निशी ऑर्डर में कस्टमर और बैंकर का रिलेशन क्या है। देखिए इसमें कस्टमर और बैंकर का रिलेशन, कस्टमर और बैंकर का रिलेशन गार्निशी ऑर्डर में अगर मैं ये कहूँ कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसका पैसा जो है वो कर लो, तो एक तरह से हम ये बोलेंगे इसमें भाई कस्टमर और उसका कोई रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होगा, और कस्टमर और बैंकर का रिलेशन वही होगा जो उसके पैसे लेने और देने थे। अगर कस्टमर का बैलेंस पड़ा हुआ है तो कस्टमर अभी भी उसके लिए डेटर है, और ये जो गार्निशी ऑर्डर में बार बार बोल रहा है इन फेवर ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर फॉर ए डेट ड्यू फ्रॉम द जजमेंट डेटर, बैंक का कस्टमर बैंक के कस्टमर से, तो यानी कि ये जो जजमेंट डेटर है और जजमेंट क्रेडिटर है ये कोई थर्ड पार्टियां हैं। जैसे सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स है। अब अगर डेटर का बैंक में पैसा पड़ा है कस्टमर का, तो कस्टमर और बैंक का रिलेशन तो वही डेटर क्रेडिटर का है, लेकिन यहाँ पे एक जजमेंट क्रेडिटर थर्ड पार्टी है, जैसे इनकम टैक्स या सेल टैक्स, वो सॉरी इनकम टैक्स कह रहा हूँ मैं, इनकम टैक्स तो अटैचमेंट हो जाता है। इनकम टैक्स की जगह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, तो वो अगर जैसे आवास हाउसिंग का कुछ है, गवर्नमेंट का है, इनका पानी वाले इरिगेशन डिपार्टमेंट का, इरिगेशन नहीं, ये जो जल संस्थान होता है जो पानी प्रोवाइड करता है पीने का, ऐसे सरकारी किसी का पैसा वसूलना है, तो पतितपावन जी, पतिता पावन, सॉरी मैं थोड़ा सा आपका नाम सही से नहीं ले पा, क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो मेरा इसमें आंसर अल्टीमेट ये निकला कि गार्निशी ऑर्डर के मामले में जो रिलेशन होता है वो बैंकर कस्टमर का वही रिलेशन होता है जिसकी वजह से बैंक में वो कस्टमर है, और जो एक नया जो क्रेडिटर पैदा हो जाता है वो जजमेंट क्रेडिटर है, वो कोर्ट तय करता है, और उस मामले में वो उसको डेटर बोलता है जिसने कर्ज लिया होता है। जबकि उल्टा रिलेशन है, देखो बैंक के कस्टमर का अगर बैलेंस है, बैंक के कस्टमर का बैलेंस है, तो बैंक इसके ये जो डेटर है इस केस में क्या है, बैंक के वाले केस में क्रेडिटर है और बैंक क्या है, डेटर है। ये तो है बैंक का आपस में रिलेशन, और ये रिलेशन है किसी और एजेंसी का पैसा लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है जी? नहीं, एजेंट बिल्कुल नहीं होगा, बैंक एजेंट होगी सर, बैंक एजेंट, बैंक प्रिंसिपल और एजेंट नहीं। ये जो आप बता रहे हैं प्रिंसिपल और एजेंट, बैंक और उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं कोर्ट की, या जिसने गार्निशी ऑर्डर दिया हुआ है।
वो देखो, ओरिजिनल रिलेशन इससे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ओरिजिनल रिलेशन तो वही का वही है। लेकिन कोर्ट ने जब कोई आदेश दिया तो कोर्ट की नज़र में जो डिपॉजिटर है वो जो है इस समय क्रेडिटर की जगह डेटर हो गया है, और जो क्रेडिटर है वो कोई थर्ड पार्टी है, जैसे निगम वगैरह लिखा आप लोगों ने, ठीक है, इस तरह से। क्लियर हो गई? चलिए, अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा इसमें। इफ नो अमाउंट स्पेसिफाइड तो ऑल द सम्स हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और कस्टमर एज ऑन द डेट एंड द टाइम इट इज सर्व्ड रिसीट, तो जितने समय पर आएगा उतने समय तक होंगे। चेक्स प्रेजेंटेड आफ्टर द सर्विस ऑफ गार्निशी ऑर्डर शुड बी रिटर्न विद द रिमार्क। अब देखो, ये देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रखा हुआ है कि गार्निशी ऑर्डर के जो चेक रिटर्न होते हैं किस रिमार्क के साथ होते हैं? रेफर टू ड्रॉर। रेफर टू ड्रॉर का मतलब जिसने ये चेक लिखा है उससे बात करो। द सर्विस ऑफ गार्निशी ऑर्डर निसी, तो गार्निशी ऑर्डर का जो नेम है उसको बोलता है निसी, इज ए प्रिलिमिनरी प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। दिस इज टू बी फॉलोड बाय द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग। द कोर्ट मेक इट एब्सोल्यूट विच इज कॉल्ड द गार्निशी एब्सोल्यूट। देखो, तो गार्निशी ऑर्डर का पहला जो प्रिलिमिनरी है उसको तो बोला है निसी, और जो फाइनल ऑर्डर है एब्सोल्यूट ऑर्डर है उसको गार्निशी एब्सोल्यूट बोलते हैं, गार्निशी एब्सोल्यूट बोलते हैं, ये ध्यान रखना। दिस ऑर्डर कैन ओनली रिलेट टू द प्रेजेंट बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर, अमाउंट ड्यू एंड एक्रूइंग ड्यू और पेबल इन द कस्टमर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर जो है नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, अमाउंट ड्यू और एक्रूइंग का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल मतलब जो एफडी पर जैसे मान लिया 3 साल की एफडी है 2 साल चलते हुए, तो वो एक्रूइंग ड्यू जो कि कस्टमर को पेबल हो गया है उस ऑर्डर के आने पर। तो क्या है, जो प्रेजेंट बैलेंस होता है, प्रेजेंट बैलेंस में एक्रूइंग ड्यू भी माना गया है, एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो केस स्टडी की बात आ गई। बैंक डूज एंड डोंट्स गार्निशी ऑर्डर, पेमेंट ऑफ चेक। इन केस ऑफ कैश पेमेंट ऑफ चेक in order, if order is received after debit to the account but before the payment of cash, better course would be to refuse payment। अब देखो, before the payment of cash तो उसमें क्या है, रिफ्यूज पेमेंट कर दो। पेमेंट कब माना जाता है? जब आप उसके साइन करा लेते हैं उस पर तो पेमेंट होता है, या जब उसको पैसा देते हैं तो पेमेंट होता है। कब पेमेंट मानते हैं? या उसका अकाउंट डेबिट होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अकाउंट डेबिट होने पे आप मानते हैं, उसके हाथ में कैश हैंडओवर करने पर मानते हैं, या उससे पीछे बाउचर पे साइन कराने को मानते हैं। देखो, सारी फॉर्मेलिटी, अकाउंट भी हो जाए, साइन भी हो जाए और उसके हाथ में आप कैश भी पकड़ा दें, तीनों चीजें अगर हो जाती तो वो कस्टमर के पास पहुंच गया माना जाता है, और तीनों में से कोई भी चीज अगर रह जाती है तो वो कस्टमर के पास पहुंचा नहीं माना जाता है। ठीक है, इफ द ऑर्डर इज रिसीव्ड बिफोर द स्टिपुलेटेड रिटर्निंग टाइम ऑफ क्लियरिंग देन द चेक मस्ट बी रिटर्न। अब देखो, अब मान लिया एक चेक आया, कोई चेक आया आपके पास, उसमें अकाउंट, उसमें क्लियरिंग में 2 लाख का चेक आया, आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और क्रेडिट एडवाइस बना रहे थे या बना ली थी, और अभी तक आपने उसको दी नहीं है, उस बैंक को नहीं भेजी है, तो और वो आपके पास ऑर्डर आ गया, तो उस केस में भी आप क्या करेंगे, चेक को रिटर्न कर देंगे। If the transfer amount is done internally in another customer account, a credit can be cancelled and the check be returned unpaid provided the other customer has not been advised। अगर आपने एक बार कस्टमर को बोल दिया कि आपके खाते में 2 लाख रुपए आ गए, अब आप नहीं ले सकते। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है राइट ऑफ सेट ऑफ। सेकेंड पॉइंट आता है राइट ऑफ सेट ऑफ। तो राइट ऑफ सेट ऑफ में क्या बात है? When a customer has a prior right of set off, पहले से राइट ऑफ सेट ऑफ है। यहाँ ध्यान रखना, ये एक लास्ट क्लास में क्वेश्चन किसी ने पूछा था, देन द बैंक इज नॉट बाउंड बाय द गार्निशी ऑर्डर, यानी प्रायोरिटी किसकी है, राइट ऑफ सेट ऑफ की, राइट टू सेट ऑफ की पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, वेयर लियन इज मार्क्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीट इट कैन नॉट बी अटैच बाय। अब देखो,
लियन का मतलब है बैंक ने वो पैसा उससे लेना है, पहले से ही लेना है, तो कस्टमर को तो मिलना नहीं है। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आएगी, राइट ऑफ सेटअप हो या लियन हो, उस मनी पर आप गारनिशी ऑर्डर अटैच नहीं कर सकते। However, the fact that right of set-off has to be initiated to the court and other must be vacated, it should be noted that any excess over the lien mark, अब यहाँ पे कह रहा है अगर गार्निशी ऑर्डर वाली बात आती है तो उस केस में राइट टू सेटअप आपको कोर्ट के और इंटीमेटेड टू द कोर्ट, कोर्ट को बताना पड़ेगा, और जो ऑर्डर है उसको वैकेट कराना, उसको खत्म सा कराना पड़ेगा, उसके प्रभाव को कम करना। ठीक है। गार्निशी ऑर्डर में अनक्लियर इफेक्ट्स एंड सब्सिक्वेंट क्रेडिट इन द अकाउंट, तो अनक्लियर इफेक्ट अभी तो आए नहीं है, तो यानी फ्यूचर में आएंगे। यानी आपने कोई चेक कलेक्शन भेजा हुआ है कोई यहाँ से बहुत दूर और वो अभी आया नहीं, तो गार्निशी ऑर्डर में अटैच नहीं होगा। ठीक है। क्रेडिट रिसीव्ड सब्सिक्वेंट टू द गार्निशी ऑर्डर आर नॉट अटैचेबल बिकॉज, सब्सिक्वेंट क्रेडिट जो आते हैं उनको नहीं होगा, बिकॉज डेट ड्यू और एक्रूइंग एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑर्डर आर ओनली अटैचेबल। अटैच तो कर सकते हैं लेकिन गार्निशी ऑर्डर में नहीं आएंगे। हाउएवर इन द केस ऑफ वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर विड्रॉल बाय द कस्टमर ऑफ अनरियलाइज क्रेडिट, सच अमाउंट आर अटैचेबल। कौन सी बात बोली यहाँ पे कि जहां पर कोई ऐसा एग्रीमेंट है, however in the case of where there is an agreement for withdrawal by the customer of unrealized credit, कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि जो अब अभी अनरियलाइज क्रेडिट है उसको वो ले सकता है, तो ले सकता है का मतलब ड्यू मान लिया गया। सच अमाउंट आज यानी कि जैसे एक होता ना चेक, जैसे गया कलेक्शन में गया लेकिन आपने उसको क्रेडिट दे दिया, तो ये मान लो कि दे दिया है, और अगर कलेक्शन के बाद देंगे तो गार्निशी ऑर्डर नहीं लगेगा। द पोर्शन ऑफ लोन फैसिलिटी नॉट येट ड्रॉन कैन नॉट बी गन। अब मान लिया किसी की सीसी लिमिट है 10 करोड़ की, अभी उसने 1 ही लाख रुपए लिया हुआ है, तो बाकी सारा पैसा क्या गार्निशी से आ जाएगा? नहीं। मनी इज एट एज इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डेट एट ऑल एज सच कैन नॉट बी गार्निशी, तो जो डेट जो उस तरह से है वो नहीं होगा। ठीक है। जॉइंट अकाउंट की बात आई है, व्हेन अ गार्निशी ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे केस स्टडी आती ही आती है। तो जॉइंट अकाउंट के मामले में क्या होगा? व्हेन ए गार्निशी ऑर्डर इज इन अ सिंगल नेम, द कस्टमर्स अकाउंट इन अ जॉइंट नेम, हस्बैंड वाइफ, 2 ब्रदर, मदर डॉटर और 2 फ्रेंड विद द ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर, द मनी लाइंग इन सच अकाउंट कैन नॉट बी। अब देख लो, सुन लो भैया, कि कोई भी ऐसे अकाउंट जो जॉइंट है जिसमें 2 लोग हैं और आइदर और सर्वाइवर क्लॉज से चल रहे हैं, तो जो भी उसमें पैसा है उसको अटैच नहीं करेंगे गार्निशी ऑर्डर से। हाउएवर इफ द अमाउंट इज पेबल टू द फॉर्मर और सर्वाइवर, देखो सुन लो, इट कैन बी अटैच इवन दो द गार्निशी ऑर्डर इन द फॉर्मर नेम। देखो फॉर्मर सर्वाइवर का जो लीगल है वो ऐसे है कि सर्वाइवर तो केवल नाम लिखा हो, ऐसा कोई पावर उसमें नहीं है। उसकी पावर तब होती है जब फॉर्मर डेथ हो जाती है, जबकि आइदर सर्वाइवर में दोनों लोग बराबर के शुरू से ही हिस्सेदार हैं। अब गार्निशी ऑर्डर आएगा तो आपने अगर अटैच कर दिया उसको, गार्निशी का वो कर लिया, तो दूसरे बंदे क्लेम कर सकता है कि ये जो है मेरा भी पैसा है साथ साथ, तो आप कैसे अटैच कर सकते हैं? ठीक है। दिस इज बिकॉज द मनी इज डेट ड्यू एंड एक्रूइंग टू द फॉर्मर इन हिज लाइफ टाइम एंड टू द सर्वाइवर ओनली आफ्टर द डेथ, और यही हमने एक्सप्लेन आपको किया था। ठीक है। अब बात आती है ट्रस्ट अकाउंट में कैसे होगा। आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन ट्रस्ट अकाउंट कैन नॉट बी अटैच इफ द जजमेंट डेटर हैज डिपॉजिटेड द मनी एज ए ट्रस्टी। अब देखो जजमेंट डेटर का मतलब है कि ऐसा कर्जदार जो जजमेंट में बोला हुआ है, बैंक और कस्टमर की बात नहीं कर रहे। ठीक है। हैज डिपॉजिट द मनी एज ट्रस्टी, अगर उसने पैसा एक ट्रस्टी के रूप में जमा किया है तो ये ट्रस्ट अकाउंट पे भी ये लागू नहीं होगा। पार्टनरशिप अकाउंट की बात करते हैं। द पर्सनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर कैन बी अटैच्ड फॉर द फर्म्स डेट
बिकॉज पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबर। अब देखो ये कई बार मैं ये लाइन बोलता हूँ, इस लाइन को रट लीजिए कि कर्जे के मामले में पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबर फॉर द फर्म डेट, यानी वो अकेले वसूल लो या सबके साथ मिलके वसूल लो। नेवरदलेस द फर्म अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड फॉर इंडिविजुअल डेट और द पार्ट। अब सुना कि ए बी सी का डिपॉजिट अकाउंट है और ए का लोन है, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ए का डिपॉजिट है और ए बी सी का लोन है, ये हमने उस वाले रिलेशन वाले में भी बताई थी। लिक्विडेटर, अब लिक्विडेटर कौन होता है? व्हेन अ कंपनी इज द जजमेंट डेटर, तो क्या है, अगर कोई कंपनी है देनदार, एन ऑर्डर अटैचिंग द अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेटर कैन नॉट बी पास्ड एज द मनी डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी। अब मान लिया क्या हुआ कि कोई लिक्विडेटर है, अब लिक्विडेटर ने जो पैसा ले रखा उसका मालिक नहीं है, वो तो कंपनी का पैसा है। तो लिक्विडेटर के मामले में लिक्विडेटर क्या है, उसको लिखा ना, कैन नॉट बी पास एज मनी डज नॉट बिलोंग टू द कंपनी बट टू द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर के मामले में वो कंपनी से पैसा, कंपनी उसकी मालिक नहीं रही क्योंकि लिक्विडेटर उसका डिस्पोज ऑफ करेगा। तो कहता है, इसको फिर देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, व्हेन द कंपनी इज द जजमेंट डेटर, यानी कंपनी से आपको पैसा लेना था, एन ऑर्डर अटैचिंग द अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर, क्या बोलता है, एन ऑर्डर अटैचिंग द अकाउंट्स ऑफ द लिक्विडेटर कैन नॉट बी पास। तो कंपनी और लिक्विडेटर दो अलग अलग बंदे माने गए हैं। कंपनी कर्जदार है तो आप लिक्विडेटर पे क्लेम नहीं कर सकते, लिक्विडेटर कर्जदार है तो आप कंपनी में क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए विकास जी बोल रहे हैं ये लाइव क्लास, देखिए अभी तो लाइव क्लास पूरी हम ऑन करे हुए हैं, और मजे की बात है कि अभी ये जो लाइव क्लास हो रही है, मान लें 1.5 घंटे की लाइव क्लास है, जब उसको एडिट करते हैं तो वो हो जाती है 1 घंटे 10 मिनट की, ऐसे 10-15 मिनट उसमें थोड़ा सा हट जाते हैं जो अननेसेसरी टॉक हो गए, और जब ये कोर्स में जाती है तो यही क्लास 45 मिनट की हो जाती है। तो आपको जब देखनी हो तब देखिए, लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है, आप साथ साथ पढ़ते हैं तो आपके मन में कोई सवाल होता है तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला देखते हैं हम यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, लोग दिवाली मना रहे हैं, हम दिवाली यहाँ मना रहे हैं, आप दिवाली यहाँ मना रहे हैं, और ये दिवाली में गार्निशी ऑर्डर का बहुत अच्छी बातें निकल के आ रही। ठीक है, when the garnishee order does not name the customer correctly or with the sufficient accuracy to the enable bank to identify the holder, the bank is not bound to act upon it and it is not responsible for passing the check till order is amended। अब देखो, जैसे मान लिया कुछ नाम होते हैं, जैसे चंदर नाम है, चंदर, और उसमें आ गया चंदर, DER, तो स्पेलिंग अलग अलग हो गई। बैंक अगर ये मानता है कि भाई ये तो दोनों स्पेलिंग अलग है, तो बैंक के लिए वो दो अलग अलग आदमी हो गए, तो ऐसी कंडीशन में बैंक उसको रिफ्यूज कर सकता है जब तक वो ऑर्डर नया नहीं आएगा। इन द केस वेयर कस्टमर इज हैविंग मोर देन वन अकाउंट इन द बैंक्स ब्रांच, वन इज इन डेबिट एंड अदर इज अ क्रेडिट, द नेट रिजल्ट ऑफ द क्रेडिट कैन बी अटैच। तो अब देखो सुनो, वो एक तरह से राइट ऑफ सेटअप वाली बात हुई, यानी उसने उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए है, उधर उसका जो है 1.5 लाख का लोन भी है, ठीक है, या उसने डेबिट में बैलेंस है तो उतना छोड़ के, यानी कि वो 50,000 ही कर सकता है। द ऑर्डर विल नॉट बी अटैच ओनली इन द क्रेडिट बैलेंस अकाउंट, बट इफ द डेबिट बैलेंस इज इन लोन अकाउंट विच हैज नॉट बीन रिकॉर्ड। अब यहां देखना जरा ध्यान से कि आपका लोन जाता है किस्तों में, और 5-5 हजार की किस्तें जाती हैं, किसने 5-5 हजार की किस्तें जाती हैं आपकी, ठीक है। इधर क्या है, आपका जो बैलेंस है वहां पे आपका पड़ा हुआ है 10,000, तो आप पूरे अमाउंट को नहीं कर सकते, जो जो किस्त ड्यू होगी उसी को एडजस्ट करते हुए। तो यहाँ पे आप 10,000 का बैलेंस पड़ा है तो उससे 5,000 को मानोगे कि 5,000 को लेना है, तो बाकी को नहीं मानोगे लेना है, क्योंकि वो अभी ड्यू नहीं हुई है, तो आप 5,000 रुपये वहाँ पे अटैच कर सकते हो, ठीक है।
अ बैंक कैन नॉट अप्रोप्रिएट द क्रेडिट बैलेंस टूवर्ड्स द कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर व्हेन ए गारंटी ऑर्डर इज सर्व। अब देखो कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, कुछ बैंक ऐसा करता है, कुछ ऐसे फंड रखता है जो किसी कंटिजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट में होते हैं, बैलेंस टूवर्ड्स द कंटिजेंट, यानी कोई एलसी के अगेंस्ट में मार्जिन मनी जमा करा रखी है उसने, उसको भी नहीं कर सकता। वो मार्जिन मनी तो किसी एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए है, ठीक है। बैलेंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी अटैच्ड, बैलेंस हेल्ड आउटसाइड इंडिया कैन नॉट बी अटैच्ड, ठीक है, बाहर का अटैच नहीं हो। तो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केस स्टडी में आपके आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द अबव रूल्स ऑल्सो में अप्लाई इन अटैचमेंट ऑर्डर इशूड बाय। अब देखो यहाँ पे देखो आगे अटैचमेंट ऑर्डर तो इशूड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, इनकम टैक्स एक्ट में। द अटैचमेंट अंडर एक्ट लेज डाउन सर्टेन प्रोसीडिंग रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम द एसएससी इन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 2261 द एक्ट। द इनकम टैक्स ऑफिसर में बाय ए नोटिस राइटिंग, तो कौन है इनकम टैक्स ऑफिसर, में नोटिस कॉल अपॉन द एनी पर्सन, चाहे वो बैंकिंग कंपनी हो, फॉर होम द मनी इज ड्यू फ्रॉम मे बिकम ड्यू टू एसएससी फॉर एनी पर्सन हु होल्ड द मे सब्सिक्वेंटली होल्ड द मनी और अकाउंट ऑफ द एसएससी टू पे द इनकम टैक्स ऑफिसर आइदर इमीडिएटली और अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू सच एज। यहाँ पे एक बताया इसने, देखो एक तो बोला इमीडिएटली पेमेंट करेगा या अपॉन द मनी बिकमिंग ड्यू, यानी कुछ मनी अभी उसे आने वाली है उसको भी अटैच कर लेगा। जब तक कब तक करेगा, एज द सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द टैक्स ड्यू, जब तक करता रहेगा जब तक वो पैसा पूरा ना आ जाए, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द आईटीओ में अटैच, अब क्या कर सकते हैं, एनी डेट ड्यू एंड पेबल, यानी जो ड्यू हो चुका है और पेबल हो चुका है। बैटरी डेट्स ड्यू बट नॉट पेबल ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, वो कहता है ऐसे ड्यू को भी वो कर सकता है। एनी अमाउंट रिसीव सब्सिक्वेंट, और कुछ भी अभी आने वाला हो तो वो कर सकता है, ठीक है। और एनी बैलेंस लाइंग इन ए जॉइंट अकाउंट कैन ऑल्सो बी अटैच्ड इवन दो द नोटिस इज इश्यूड ऑन ए सिंगल अकाउंट, द शेयर्स ऑफ द जॉइंट अकाउंट होल्डर इन सच अकाउंट शैल बी प्रिज्यूम टू बी इक्वल अंटिल द। अब वो कहता है ऐसे मामले में कह रहा आधा आधा कर लो, ठीक है। आधा अगर दो लोगों के ए और बी का अकाउंट है तो मान लो आधा है, या उसमें लिखा हो, मान लिया उसमें लिखा हो कि भाई 70% इसका है और 30% इसका है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बैटरी बदल लें, आप लोग कहीं जाएगी, तब तक मैं आपके कमेंट पढ़ के बातें करता हूँ। ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया। चलो जी, क्लास में चलेगी, लाइव चल रही है अभी। हाँ, आप लोग आंसर दीजिए। तो कम तो नहीं भाई। नेक्स्ट बात आती है नहीं हो रहा। एक मिनट होल्ड कर लीजिएगा जरा आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन कर इसी में से। सर कल ये क्लास देख सकते हैं,
रिपीट, हाँ अभी तो हम ऑफ नहीं कर रहे हैं, दिवाली के मंडे से सारी क्लासेस हम ऑफ कर देंगे, जो केवल लाइव क्लास है वो देख पाएंगे या जो कोर्सेस में वो देख पाएंगे। अभी तो हम लोग कुछ लोगों को जगा रहे हैं कि भैया पढ़ लो पास हो जाओगे, इसको लगाओ तो जरा, इसको लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है बैंकर्स लियन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बैंकर्स लियन। तो लियन के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता है। तो उसमें कहता है लियन इज द राइट ऑफ बैंकर टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड सिक्योरिटीज। दोनों बातें हैं, लास्ट क्लास में भी हमने बताया था। ओन्ड बाय द डेटर अंटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड, यानी जब तक बैंक के सारे कर्जे नहीं देंगे तब तक रखने का अधिकार है, राइट है। द बैंकर लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज, ये कई बार बात आ गई, बैंकर लियन इज एन इम्प्लाइड प्लेज। A banker acquire the right to sell the goods which came into his possession of the ordinary course of banking business. Ordinary course of banking business में मिलना चाहिए। In the case the debt is not paid. Section 171 Inter-Contract Act gives the banker an absolute right of general lien on all goods and security received by the banker. जो भूल चूक में आ गई वो नहीं, received by the banker, legally उसने ली हूँ। However, when a customer inadvertently leaves पैकेट, देखो वही बात आ गई, तब उस मामले में कोई पैकेट छूट गया है उसके पास, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फिक्स डिपॉजिट तो छूट गई है, while leaving the bank premises, bank will have no right of lien. Inadvertently अगर कुछ छोड़ दे गलती से किसी सरकमस्टांस से, तो उसमें वो नहीं होता है। Where our right can apply, तो क्या क्या जो है वो राइट अप्लाई होते हैं इस मामले में, कौन कौन से राइट होते हैं? सेल करने का, तो जनरल लियन के अंतर्गत जो भी उसके पास है वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है बैंक। टू अ स्पेसिफिक पर्सन द राइट अंडर सेक्शन इतना 171 इज गिवन नॉट ओनली टू द बैंकर बट ऑल्सो द फैक्टर, वारफ्रिंजर, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट और पॉलिसी ब्रोकर। यानी ये जो सेक्शन है ये केवल बैंकर को ही नहीं, जो आपके फैक्टर फोरफिटिंग अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, वार फ्रिंजर में भी जो ट्रेडिंग में ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी रख लेते हैं, अटॉर्नी हैं हाई कोर्ट के, वो रखते हैं ना कि एफडी रखो तब हम जमानत देंगे या जो भी कुछ है, और पॉलिसी ब्रोकर, ये सब है। और इसके लिए कोई सेपरेट एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, ये कॉमन एग्रीमेंट है। अगेंस्ट द कस्टमर द राइट इज एक्सरसाइज ऑन द गुड्स and security of the customer only. The right cannot be exercised when a debtor has a joint account. देख लो, तो जिस कस्टमर का मामला है उसी कस्टमर से वसूल सकता है, दूसरे से नहीं लगता। ठीक है, तो पहली बात है वेयर ए राइट कैन अप्लाई है। दूसरी बात है वेयर ए राइट कैन नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ नहीं हो सकता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेफ कस्टडी आर्टिकल पर, सेफ कस्टडी आर्टिकल पर ये राइट अप्लाई नहीं हो सकता। क्या है? When a customer deposits securities, ornaments and other valuable for their safe custody with a banker, the latter acts as a trustee bailey. तो कह रहा है कि उस कंडीशन में वो एक बेली या ट्रस्टी की तरह काम करता है, तो उसमें वो नहीं कर सकता। Therefore, bank cannot exercise the right of lien unless covered by कोई स्पेशल एग्रीमेंट है तो ठीक है, जबकि ऊपर वाली बात में गई थी जनरल लियन में है तो कर लेगा। मनी डिपॉजिटेड फॉर कोई स्पेसिफिक पर्पज पर है, उस पर भी एक लियन नहीं काम करता है। ठीक है, आर्टिकल लेफ्ट नेग्लिजेंसी इन द बैंक, कोई गलती से कुछ चीज छोड़ जाए उस पर भी, ऊपर वो बता दिया था हमने। इमेच्योर डेट, यानी जितना पैसा उसका ड्यू है उतने पे ही कर सकता है। लियन कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड व्हेन द डेट इज नॉट येट मैच्योर्ड। आपने 5 साल का लोन दिया है तो जितनी किस्तें ड्यू उतने पे बात कर सकती है। द बैंक डिस्काउंट और 90 days bill for 50,000 maturity on इतना could not have a lien over it before maturity, यानी कि जब तक उसका पैसा टाइम नहीं होगा तब तक नहीं। कोई स्टोलन गुड्स है, चोरी की सामान है, तो बैंक हैज, कस्टमर हैज स्टोलन द गुड्स, सिक्योरिटी और रियल ओनर। अब देखो, मान लिया किसी ने कोई गोल्ड कहीं से चुराया और बैंक में गिरवी रख दिया, ठीक है, तो उस पे बैंक का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो जिसने वो रखा है वो उसका मालिक ही नहीं है। द बैंक कैन नॉट हैव लियन ओवर इट ऑल्दो द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस।
no simultaneous right to the bank. When the bank right of set off is available to the bank, lien right cannot. ये कई बार ये लाइन लिखी हुई आ रही है, ध्यान रखना, जब हमने पिछली 2-3 क्लासें ली थी उसमें भी आई थी. These two different right cannot exercise simultaneously at the same time. यानी लियन और राइट ऑफ सेटअप एक साथ काम नहीं करते हैं. चलिए अगली बात आ गई राइट ऑफ सेट ऑफ. अगली बात क्या आ गई है? राइट ऑफ सेट ऑफ. Set off is the right of a debtor to take into account or debt owing to him by the creditor. यानी क्या है कि एक जो कर्जा, ये ना राइट ऑफ सेट ऑफ इज द राइट ऑफ डेटर टू टेक इनटू अकाउंट ए डेट ओइंग टू हिम बाय द क्रेडिटर व्हेन क्लेमिंग अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम द क्रेडिटर. तो कहने का मतलब है जब क्रेडिटर जो है उसका पैसा मांगता है, क्लेमिंग करता है, उस समय इन द केस ऑफ ए बैंकर द राइट ऑफ सेट ऑफ इनेबल्स हिम टू एडजस्ट अ डेबिट बैलेंस ऑफ. तो कहता है कि राइट ऑफ सेटअप में क्या है कि उसका जो डेबिट अकाउंट है, क्रेडिटर उसके डेबिट अकाउंट को उसके क्रेडिट अकाउंट से सेट ऑफ कर सकता है विद एनी बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन क्रेडिट. तो क्रेडिट वर्सेस क्रेडिट से क्या कर सकता है? डेबिट को एडजस्ट कर सकता है. In other words, the banker can adjust his claim from the account that is payable. ठीक हो गया? क्या essential feature है? It is a statutory right and can also arise out an agreement between the parties concerned. In an ongoing situation, the right of set-off can be exercised by a banker by serving a reasonable notice on customer. ठीक है, तो उसमें क्या राइट ऑफ सेट ऑफ का जो एक्सरसाइज है वो एक सिंपल रीजनेबल नोटिस से वो एक्सरसाइज कर सकता है. देयर शुड बी ए म्यूचुअल डेट. डेट शुड बी फॉर सर्टेन सम वाइल द क्लेम एंड द क्रॉस क्लेम्स. हाँ, इसमें आता था क्लेम पढ़ा था हमने और क्रॉस क्लेम की जगह पीछे पढ़ा था हमने काउंटर क्लेम. ठीक है, द क्लेम एंड द क्रॉस क्लेम या काउंटर क्लेम शुड बी बोथ फॉर डिटरमाइंड अमाउंट. मतलब अमाउंट फिक्स होना चाहिए. ये नहीं कि आपने 10,000 रुपये देने हैं और आपके पैसे पड़े हैं जिसको कोई अमाउंट पता नहीं लग रहा है. वेयर द कस्टमर हैज स्टूड एज ए गारंटर टू द अनदर पार्टी, हिज क्रेडिट बैलेंस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बोरोवर ड्यू टिल द गारंटी अमाउंट. अगर वो गारंटर का पैसा पड़ा हो तो उसको आप नहीं लेंगे जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे भैया ये वो तो दे नहीं पा रहा, अब आपका इतना जिम्मेदारी बनती है, आप दे दो. ठीक है. For the purpose of set off, all the branches of the bank are considered a single entity. यानी इसमें ये बोला कि इस ब्रांच का उस ब्रांच से भी एडजस्टमेंट हो सकता है. The set off can be applied only to those debt which are due, recoverable and date of exercising the set off. यानी जो ड्यू होते हैं उसमें. चलो जी, वीरेंद्र कुशवाहा जी लिखते हैं हमारी, लिखते क्या है बेसिकली हमारी तारीफ कर रहे हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. कोर्स लिया है उसमें अपलोड ही नहीं होते हैं लाइव क्लास. मैंने व्हाट्सएप भी किया 2 बार प्लीज. सर आजिंक्या जी आप बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, आपको पूरी चीज़ मिलने वाली है. अभी क्या है, फ्री है, अभी तो ऑन हो रहा है, तो लोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं एक ही बात है, लेकिन ये इसके फाइनल एडिटेड लोड होंगे इसमें. मैंने बोला अभी आपको कि 2 घंटे की क्लास अगर हम YouTube पे एडिट करते हैं तो 1 घंटे 40 मिनट की होती है. अगर हम फाइनल एडिट करते हैं तो 1 घंटे 10 या 20 मिनट की, यानी आपका आधा समय लगभग बचेगा. ठीक है. काइंडली डू ए वीडियो ऑन रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट बेसल में कितने सारे वीडियो हमने बना रखे हैं भाई. हाँ, ये जो वीरेंद्र कुशवाहा जी ने पूछा सेट ऑफ करने के लिए नोटिस कंपलसरी, बिल्कुल आपसे एक नोटिस जरूर देंगे कि हम ये कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उसे पता भी तो रहे. indebtedness should arise in the same rights where the bank has noticed that the amount in the customer account held under trust the bank cannot. ट्रस्ट वाले मामले में नहीं कर सकता. ठीक है. A deceased credit account और customer debit account cannot be combined. समझ में आई बात. एक कस्टमर का डेबिट अकाउंट और किसी डिसीज का क्रेडिट अकाउंट उनको आप कंबाइन नहीं कर सकते. ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ यानी विदाउट नोटिस कब कर सकते हैं,
किन केसेस में करते हैं? अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि नोटिस जरूरी है, तो इसमें आ गए कि वो कौन से हैं जिन केसेस में ये जरूरी होता है। वो कौन से केसेस हैं जिन केसेस में जरूरी होता है कि आप नोटिस देंगे। ठीक है, क्या बात हुई देखो इसमें। डेथ और इंसेंटिव में कोई जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आप सीधे, या कंपनी बंद हो रही तो कर सकते हैं। गार्निशी ऑर्डर में कोई नोटिस की जरूरत नहीं है। और रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कस्टमर क्रेडिट, अगर आपने कोई क्या किया हुआ है, कोई असाइनमेंट के थ्रू उसने आपने उसके फंड को वो किया हुआ तो भी नहीं। रिसीट ऑफ ए नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्गेज ओवर द सिक्योरिटी चार्ज ऑफ द बैंक, तो अगर आपको क्या है सिक्योर्ड मॉर्गेज, रिसीट ऑफ ए नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्गेज, तो सिक्योर्ड मॉर्गेज क्या होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है ओवर द सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक, तो सिक्योरिटी मॉर्गेज का जो है नोट, उस केस में जब नोटिस आता है तो उस केस में आपको कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं होती है। द अकाउंट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म एंड हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन नॉट बी अकाउंट कंबाइंड, तो इंडिविजुअल अकाउंट और ट्रेडिंग फर्म का, देखो यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, द अकाउंट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडिंग फर्म हिज इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कंबाइंड। यहाँ पर क्योंकि हमने बताया हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर और अगर वही बंदा है तो वो क्या है, सेम होते हैं। क्या होते हैं वो? सेम होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, कैन बी कंबाइन कर सकते हैं। अ कस्टमर डज नॉट हैव अ राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट वेरियस अकाउंट वेरियस ब्रांचेज। अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, a customer does not have a right of set off against various accounts of various branches. एक कोई डिसीजन है ये मोहम्मद हुसैन साहेब वर्सेस चार्टर्ड बैंक 1965 का। ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंट्राडिक्टरी लग रहा। अ कस्टमर डज नॉट हैव अ राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट वेरियस अकाउंट्स ऑफ वेरियस ब्रांचेज। अ कस्टमर डज नॉट हैव अ राइट ऑफ सेट ऑफ, जो जे वाला पॉइंट है कोई बच्चा बताएगा इसमें कोई ऐसा पॉइंट निकल के आ रहा है या आपको कोई एक्सप्लेनेटरी पॉइंट दिख रहा है इसमें? A customer does not have a right of set off against various account of various branches, जबकि ऊपर हमने लिखा था कि पूरी बैंक को एक माना जाएगा, लेकिन फिर भी किसी एक केस में ऐसा हुआ था। आप लोगों से जब कोई लोन एनपीए हो रहा है और कस्टमर के क्रेडिट अकाउंट में बैलेंस है तो वहाँ पे बैंक विदाउट नोटिस ही उस बैलेंस को लोन अकाउंट में कर लेना, ये किस टाइप का राइट है? देखिए ये उसने किया है लेकिन उसको नोटिस तो दे वो, यानी उसकी सूचना दे दे। एडजस्ट भी कर रहा, सूचना भी दे रहा, तो अब कोई ढंग का अगर बोरोवर मिल जाएगा तो आपको ये वाला जो बुक है इस बुक का ही पेज खुलवा देगा वो। ठीक है, कस्टमर बेचारा क्या करता है, और आप भी रिकवरी किसकी करते हैं? विजय माल्या की तो कर नहीं पाए। वो बेचारा जो फार्मर होता है वो कहीं से जो है गन्ना वो बेच के 10,000 रुपये से खाते में रखें, आपका एनपीए हो रहा है 9,000 रुपये से, तुरंत उठा के डेबिट मार देते हैं। ठीक है, चलिए ये जे पॉइंट में किसी भी बच्चे का पढ़ने के बाद कोई भी कमेंट नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। अगला पॉइंट है द राइट ऑफ सेटअप इज अवेलेबल टू द बैंकर ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस हेल्ड इन द कस्टमर अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसी पे होता है, कई बार हमने पढ़ लिया। चलिए अगला आ गया है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। अगर ये वर्ड एप्रोप्रिएशन, राइट ऑफ सेट ऑफ लियन और ये सब जो वर्ड्स हैं अगर आपको वो नहीं हो पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहले वाले वीडियो या तो आपने देखे नहीं है या ढंग से पढ़ा नहीं है। तो इसके लिए जो पहले वाले वीडियो, जो चार्जेस वाले वीडियो, सिक्योरिटीज का अच्छी सीरीज हमने बनाई थी, उनको आपको पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। उदय कुमार शर्मा जी बोलते देयर इज नो राइट टू मेक ऑब्जेक्शन फॉर द सेम बैंक अदर अकाउंट।
नहीं, ये तो हम भी कह ही रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, कस्टमर डज नॉट हैव ए राइट ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट। अब या तो यहाँ पे कह रहा है कि कस्टमर को राइट ऑफ सेट ऑफ के अगेंस्ट में कोई अधिकार नहीं है, ऐसा हो सकता है ये, ठीक है। चलो उदय कुमार शर्मा जी, कुछ जैसा आप कह रहे हैं वो उसी में समझाने की कोशिश करी मैंने, ठीक है। चलो, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन की बात है। इन द केस ऑफ हिज यूजुअल बिजनेस अ बैंकर रिसीव्स पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर। अब ये देखो, इसमें देखना जरा, कुछ पेमेंट ले आया कस्टमर से। If the latter has had more than one account and has taken more than one loan from the banker, the question of appropriation of the money subsequently deposited by him naturally arise। अब उसने क्या कि भैया एक कई सारे लोन है, कई सारे डिपॉजिट है, तो जो भी पैसा वो जमा कर रहा है तो उसमें क्या है, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन अराइज हो जाता है, ठीक है। सेक्शन 59 और 59 से 60 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में contains provision regarding the right of appropriation of the payment in such cases. According to the 59 of such right of appropriation is vested in the debtor, यानी debtor के उसमें है, who makes a payment to his creditor whom he owes several debt, he can appropriate the amount by an express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि भैया अगर इसको अधिकार को आपको यूज करना है तो आप एक तो एक्सप्रेस इंटीमेशन ना लिखित रूप से, दूसरा क्या है कि आप इम्प्लाइंग दैट द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड सर, तो आप एक तो है एक्सप्रेस, आप बिल्कुल लिखित रूप से, दूसरा ऐसा मान लेंगे कि ये पैसा उसके लिए है। इफ द क्रेडिटर एक्सेप्ट सच पेमेंट इट मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। In case of the customer had deposited amount to the bank without giving any specific direction, बैंक कैन एक्सरसाइज दैट। अगर वो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देता है कस्टमर, तो बैंक अपना राइट लगा सकता है। लेकिन अगर कस्टमर कहता है भैया ये पैसा मैं जमा कर रहा हूँ, मेरी LIC की किस्त आने वाली है, तो आप मेरा डेबिट मत करना, वो उसके पर्पज के लिए, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ द कस्टमर हैज अ सिंगल अकाउंट, he deposit and withdraw money from frequently, the order in which the credit entry will set off the debit entry in the chronological, अब chronological मतलब लाइन से जो आ रही है, as decided in the famous Clayton rules। Thus the first item debit side will be item of the discharge or reduced by subsequent item। तो कहने का मतलब जैसे आपने इसमें खूब सारे डेबिट हैं और खूब सारे क्या है, क्रेडिट हैं, तो फर्स्ट डेबिट और फर्स्ट क्रेडिट, यानी इसको वसूलने के लिए जो सबसे पहले क्रेडिट आए उनको वसूलेगा, फिर दूसरे को वसूलने के लिए दूसरा। तो यहाँ क्या बोला, द क्रेडिट एंट्री इन द अकाउंट एडजस्ट और सेट ऑफ द डेबिट एंट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द रूल डेराइव फ्रॉम द क्लेटन केस था एक बहुत फेमस, उसके केस में हुआ था कि जो भैया फर्स्ट डेबिट होता है उससे जो है जो क्रेडिट आते हैं वो एडजस्ट होते हैं पहले। इन केस, एक केस है इसमें और उड़ीसा स्टेट फाइनेंशियल का, द क्वेश्चन अरोज वेदर द पेमेंट मेड बाय द डेटर वाज टू बी एडजस्टेड फर्स्ट टुवर्ड द प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द, तो उसमें कहा कुछ भी अगर स्टिपुलेशन नहीं है तो पहले उसका पैसा और मूलधन और ब्याज लिया जाएगा। इन द लोन एग्रीमेंट द कोर्ट हेल्ड दैट द in the case of debt due with interest, any payment made the debtor is in the first instance to be applied towards satisfaction interest। यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि कोई भी कोर्ट ने बोला भैया जो उसका डेट है, ड्यू है इंटरेस्ट के साथ, तो कोई भी वो पैसा करेगा तो सबसे पहले वो उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। वेदर where neither party makes an appropriation, the payment shall be applied in the discharge of debt in order to, अब वो कहता है एप्रोप्रिएशन है, तो एप्रोप्रिएशन का कोई भी वो नहीं है, क्लॉज नहीं कि वो पैसा काहे के लिए जमा कर रहे हैं, तो आप सिंपल अप्लाई कर लीजिए। वेदर दे आर नॉट बार्ड बाय द लिमिटेशन ऑफ सूट्स, इफ द डेबिट डेट्स आर इक्वल स्टैंडिंग द पेमेंट शैल बी अप्लाइड टू द चार्ज। तो ये जो है
इसमें क्या है, इक्वल उसी तरह का है, तो आप क्या है इसका अप्रोप्रिएशन का राइट वो कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, इसमें क्वेश्चन है पहला, लियन इज अ लियन इज अ एन ऑफ द क्रेडिटर टू रिटेन पोजीशन। राइट है उसका। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, पर्टिकुलर लियन गिव्स द क्रेडिटर राइट टू रिटेन increase the expenses incurred is not paid। बताइए जल्दी, आंसर कर दीजिए। सेकंड वाला आंसर दीजिए। सेकंड का आंसर दीजिए, क्या है? सेकंड का डी बोल रहे हैं, सेकंड का क्या बोल रहे हैं? डी। तो सेकंड में क्या है देखो, पर्टिकुलर लियन की जब बात आती है, पर्टिकुलर लियन की जब बात आती है तो पर्टिकुलर लियन स्पेसिफिक गुड्स और सिक्योरिटी पे होता है। ठीक है, थर्ड क्या है, बैंकर्स लियन इज और एन क्या है? बैंकर्स का लियन इम्प्लाइड प्लेज है, बताया था। बैंकर्स लियन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ, किस पर नहीं होता है? बैंकर्स लियन किस चीज पर नहीं होता है? फोर्थ का आंसर बताइए। फोर्थ का आंसर बताइए। बैंकर्स लियन में ये देखो, जो एक तो सेफ कस्टडी वाला तो हमने पॉइंट पढ़ा था, और डेट्स नॉट ड्यू पर भी लियन नहीं है। लियन तो हमेशा होल्ड में होना चाहिए ना, जो डेट ड्यू है उसी पे लगेगा, और जो हम गलती से चीजें छोड़ जाते हैं उस पर भी लगता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑल ऑफ द। पांचवा है, राइट टू कंबाइन टू अकाउंट्स इज कॉल्ड। दो अकाउंटों को, पांचवे का आंसर दीजिए, दो अकाउंटों करना सेट ऑफ होता है। द राइट ऑफ सेट ऑफ इज आ, किसका राइट है? सिक्स क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कस्टमर को तो राइट हो ही नहीं सकता। राइट ऑफ सेट ऑफ इज ए बैंक्स डिस्क्रिप्शन, जब चाहे वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, गार्निशी ऑर्डर इज इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, अटैचमेंट ऑर्डर इज इशूड बाय द, ये दोनों आ जाएंगे इसमें, कोई भी टैक्स अथॉरिटीज होती है। ठीक है, मैंडेट इज अ एन, कौन सा एग्रीमेंट है? स्टैम्प्ड है, मेमोरेंडम है, अनस्टैम्प्ड है या लेटर एग्रीमेंट है? अनस्टैम्प्ड, इसकी इस एग्रीमेंट के लिए कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी कैन बी यूनिवर्सल और लिमिटेड, कौन सी हो सकती है? बोथ हो सकती हैं। ठीक है, बताया था आम और खास। पर्सन टू whom a power of attorney is given is called, ये भी बताया था। पर्सन to whom a power of attorney is given is called, and who gives is called। डोनर और डोनी के नाम आए थे। क्लियर है? चलो, तो आज के लिए जो है इतना ही है, और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ये जो आज की क्लास हुई, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि 5 नंबर आपके आज की क्लास में से केस स्टडी के नाम पे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन के नाम से
आएंगे। इसको अगर हम सिक्योरिटी वाले टॉपिक से जोड़ लें तो ये 6-7 नंबर की क्लास हमारी ये पूरी होती है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, इसी के साथ हैप्पी दिवाली। कल की जो क्लास है वो 9 बजे होगी। कल की क्लास 9 बजे होगी, जल्दी नहीं, आप लोग अभी पढ़ सकते हैं जितना भी अगर पढ़ना चाहें, और अगर आपको इंक्रीमेंट लेना तो पढ़िए। और जो दिवाली का जो ऑफ़र है वो चालू हो चुका है। जो लोग कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, आप ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं। मंडे के बाद हमारी पुरानी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। मंडे के बाद हमारी पुरानी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि आपको अगर फ्री पढ़ना तो लाइव आ जाना, लाइव पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोर्स हम पूरा कराएंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मॉड्यूल ए और बी भी काफ़ी हद तक आगे आ गया है। लीगल वाले पेपर में भी 5-6 चैप्टर ओके ओके हो गए हैं। तो ये इस तरह से करके ग्रेजुअली कंप्लीट होगा। उधर 7-8 चैप्टर हमारे उसके AFB के हो गए हैं। तो ये सीरीज पूरी चल रही है। JIB पूरा फ्री में कर लीजिए आप। बस क्या है, आपको समय से आके क्लास को अटेंड करना है। माइंड में नोट करिए, प्रश्न वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो कल की जो क्लास है वो 9 AM पर होगी। कल की क्लास है 9 AM पर। 9 AM मॉर्निंग लिख दिया मैंने, 9 AM मॉर्निंग पर, ठीक है। कल की क्लास है 9 AM मॉर्निंग पर, टुमारो, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।